Now we will learn the integrated rate law expression. Now till now what we have learned that concentration dependence of the rate of the reaction is called differential rate law expression. Like you have learned that if A mole of A gives you X mole of B, then rate will be equal to minus 1 by A dA by dt is equal to 1 by X dV by dt. This is what? This is the differential rate equation. And if you want to determine the instantaneous rate of the reaction, then we will plot concentration versus time, and the slope at time t, any given time t, the slope at time t will be called what? Instantaneous rate of the reaction. Now in order to solve that problem, okay, we will now able to introduce a new term that is called as integrated rate law, that how the same equation can be represented by applying calculus. Okay, so let's start learning. दोबारा समझिए बात को. जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो हमें बताता है कि कैसे आपने इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दे रखा है, तो आप किसी भी टाइम पीरियड पे उस टाइम पीरियड के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप को ड्रॉ करके देख लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट. लेकिन हम कैलकुलस का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना सकते हैं. तो आइए सीखते हैं उस आसान प्रोसेस को. तो हम करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे. हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे रेट इक्वेशन को और एक ऐसा इक्वेशन लेके आएंगे जिसमें हम क्या निकालेंगे? हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज़. कैसे? कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम. किसी भी टाइम पे एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाए जिसमें हम जो मर्जी टाइम रखकर किसी भी कंसंट्रेशन को निकाल सकते हो, तो हमें कैलकुलस का यूज़ करके ऐसा मिल सकता है. तो हम पहले सीखेंगे रेट लॉ इक्वेशन फॉर, जिसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर, और फिर उसके बाद सीखेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ठीक है नहीं? तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ए मोल ऑफ गिव्स यू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट दे रहा. तो इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या है? वो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? ए नॉट. क्लियर नहीं क्लियर? तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट कितना है? 0 है. तो आफ्टर टाइम टी क्या होगा? आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन कितना होगा? 80 होगा. तो कोई पूछे प्रोडक्ट कितना बन गया, तो आप बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन. क्या है ये? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है. ठीक है, ये क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम 0, इनिशियल कंसंट्रेशन. ठीक है, इसको लिख दिया टाइम 0 पे. और टाइम जब t मिनट या t सेकेंड हो गया, उस वक्त की कंसंट्रेशन क्या है? तो आप बोलेंगे 80. तो प्रोडक्ट कितना हो गया? आंसर है ए नॉट माइनस 80. क्यों? जितना रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ वही तो प्रोडक्ट बना. तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी. क्लियर आपको ये बात? आर यू श्योर अबाउट दैट? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी. आर यू ओके विद द सिचुएशन? मान लीजिए मैं ये इक्वेशन किसी भी nth ऑर्डर के लिए लिख रहा हूँ, किसी के लिए nth ऑर्डर के लिए लिख रहा हूँ. nth मतलब किसी भी ऑर्डर के लिए. ये जो इक्वेशन में बनाई जाएगी ये सभी ऑर्डर पर एप्लीकेबल होगी एक्सेप्ट 1 पे. एक्सेप्ट 1 पे उसका रीज़न क्या होगा? अभी चेक करते हैं. अब देखिए, मान लीजिए ये ए
प्रोडक्ट बन गया। तो अगर मैं बोलूँगा इसका, तो माइनस डी ए बाई डी टी जो रेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी के ए पावर एन। एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, समझ आ गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जो डिसअपीयरेंस ऑफ, तो आप इसको चाहे तो अपीयरेंस ऑफ पी में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं लेता हूँ डिसअपीयरेंस, क्योंकि उसमें मेंशन करना इजी। डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए पावर एन। ए क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो ये ऊपर चलेगा, ये नीचे आ गया। आंसर कितना आ गया, माइनस डी ए बाई ए पावर एन इज इक्वल टू के डी टी। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड्स को। कर दिया आपने, तो इंटीग्रेट करते ही क्या आंसर आ गया आपके पास, तो आंसर आ गया माइनस ए पावर माइनस ए डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अभी ऐसे, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइड बाई माइनस एन प्लस वन के टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। ठीक है नहीं, तो बाहर माइनस है तो ये एन माइनस वन है, तो ये माइनस की पावर नीचे आए क्या हो जाएगी। पहला काम कीजिए आप, ये माइनस का सिंबल है, देखिए ये माइनस का सिंबल है यहाँ पे, ये उल्टा कर देगा इसको, माइनस का क्या कर देंगे हम, एन माइनस वन कर देंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। तो आंसर आ जाएगा एन माइनस वन। ठीक है जी, ये जो पावर है नेगेटिव की, ये नीचे आए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, और पॉजिटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। तो आपके सामने सिचुएशन क्या आ गई, आपने नेगेटिव सिंबल को, इस सिंबल को क्या किया, इस सिंबल को जो हमारे पास है नेगेटिव, ये वाला, इसको आपने नीचे इसके साथ चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस वन प्लस एन का एन माइनस वन हो गया, श्योर, इक्वल टू के टी, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर वन। अब उसके बाद करेंगे आप, अब आपको पता है एट टी इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा, जो ए है वो इक्वल टू ए नॉट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है ना, जब टी ज़ीरो है, चेक कीजिए ध्यान से, जब टी ज़ीरो है तो ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट ही तो है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए नॉट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन माइनस एन माइनस वन, वन बाय ए नॉट एन माइनस वन के इंटू ज़ीरो प्लस सी वन। तो के इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो सी इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, तो सी आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे वन अपॉन एन माइनस वन, वन बाय ए नॉट एन माइनस वन। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है नहीं, इसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ आप पुट कीजिए, इसमें इस वैल्यू को यहाँ इसमें पुट कीजिए। तो इंटीग्रल की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, इस जगह पे पुट करेंगे, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप, पुट वैल्यू ऑफ टू इन वन, दो की वैल्यू को वन में पुट करेंगे। तो किया आपने, कैसे पुट किया देखिए, इसको चेक करें ध्यान से दोबारा चेक करें। दो की वैल्यू को, इस वैल्यू को, ये जो दो की वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है, श्योर। तो पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पे C1 लिखा हुआ वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आपके पास आ गया वन बाय ए एन माइनस वन के टी प्लस वन बाय एन माइनस वन, ये C1 की वैल्यू इक्वल टू
1/a0 n-1 ये इस साइड आ जाएगा। अब देखिए n-1 और n-1 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन बाहर आ गया, तो ये देगा 1/n-1 माइनस a0 n-1। मैं इस साइड को, पूरी साइड को यहाँ ले गया और n-1 कॉमन बाहर ले लिया, इक्वल टू क्या आ गई, के टी के इक्वल आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो दोबारा चेक कीजिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या आई है, के टी अपॉन n-1 1 कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1। ये हमारे पास क्या आ गया, nth ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। अब देखिए अगर ये इक्वेशन है आपके पास, तो चेक कीजिए n की वैल्यू में 1 नहीं रख सकता, n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइंड नहीं होगी, क्या होगी, याद रखिए, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइंड नहीं होगी एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि n को 1 रखते ही क्या होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है के टी इक्वल टू 1/n-1/a माइनस a0 n-1, दिस इज एप्लीकेबल टू all values of n except 1। n की वैल्यू 1 पर क्या है, नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल क्या है यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं है एप्लीकेबल बताइए, क्योंकि 1 अगर आप 1 यहाँ पे 1-1 कर देंगे 0 हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है ना, आर यू श्योर। अब चेक कीजिए इसका, अगर मान लीजिए n की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो गया, 0 ऑर्डर के लिए क्या आंसर होगा, तो चेक कीजिए के टी इक्वल टू 1/0 - 1/a0 - 1 माइनस 1/a0 0 - 1, तो बाहर -1 आ गया, नीचे क्या आ गया, 1/a-1 माइनस a0 इनवर्स। तो ये दोनों वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी, ठीक है नहीं, क्लियर। तो क्या आंसर आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू माइनस a माइनस a0। इसका मतलब क्या हो गया, आप चेक कीजिए, तो ये बाहर माइनस है जो, ये इसको इन्वर्स कर देगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, a0 माइनस a। तो k की वैल्यू क्या आ गई, a0 माइनस a/t, यहाँ t की वैल्यू क्या आ गई, a0 a माइनस k। सबको मालूम है जो k है ओनली डिपेंड्स अपॉन, दैट इज रेट कांस्टेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो अब किसी भी टाइम, तो k के लिए क्या होगी, सो फॉर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो k भी क्या है, k भी कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। आप किसी भी टाइम के लिए आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, टाइम रखते जाइए, कंसंट्रेशन निकालते जाइए, ए निकालते जाइए। a0 तो पता ही है आपको, a0 की वैल्यू क्या है, क्लियर नहीं क्लियर, a0 तो आपको पता ही है, तो a0 अगर आपको पता है तो आप निकालते जाइए, यू विल एबल टू गेट। देखिए कैसे, ठीक है, इसको आप ग्राफिकली भी लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू a0 माइनस a, तो आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू a0 माइनस के टी। तो अगर आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में तोड़ दें, तो y को लिखेंगे a माइनस के टी प्लस a0,
तो अब चेक कीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए इसका। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आएगा, क्या आएगा, लीनियर लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप। चेक कर लीजिए, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो -k है या नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। जब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू है -k, और ये जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है a0। दोबारा समझ लीजिए, जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा आपके पास, चेक कीजिए ध्यान से इसको। देखिए, कंसंट्रेशन को आप टाइम कहेंगे, इस प्लॉट कीजिए, चेक कीजिए, ये t है और ये कंसंट्रेशन है। तो a0 क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए इंटरसेप्ट आ गया ना, c की वैल्यू है, तो ये आ गया। तो आप ध्यान से चेक कीजिए nth ऑर्डर को और फर्स्ट ऑर्डर को। आप दोबारा से समझिए, 1 बाय 1 में रिपीट करो यहाँ पे, ठीक है जी। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या होगा, आप रेट को क्या लिखेंगे, k(a)(n), n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर, तो -dA/dt को यहाँ ले जाइए, तो k(a)(n) हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड को इंटीग्रेट, तो ये पावर ऊपर चले जाएगी जब, तो ये हमारे पास आ गया। तो आपको पता ही है x n की जो इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, x n+1/n+1, वही वैल्यू यहाँ पर आई है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। फिर जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वली a होगा, क्योंकि उसमें रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर आप C1 के लिए निकाल लीजिए, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो इंटीग्रल कांस्टेंट Ci क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ Ci, पुट हेयर, Ci की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो पुट करने पर ये क्या आ गया, nth ऑर्डर की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये nth ऑर्डर की इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है nth ऑर्डर की, इसको आप अच्छे ढंग से सीखिएगा, क्लियर। ये जो nth ऑर्डर इक्वेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्डर्स एक्सेप्ट 1। देख लिया आपने इसको, तो ये 1 पर एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर एप्लीकेबल क्या होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। ये देखिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, n-1 क्या हो जाएगा, n-1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n की जगह 1 रखूँगा। ये देखिए, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे 1 रखने पे क्या होगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। क्लियरिंग लिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1 कितना आंसर आ जाएगा, 0। इसलिए इसको नहीं लिखा गया। तो मान लीजिए ऑर्डर की वैल्यू 0 है, जो ऑर्डर है, n का मतलब क्या है, n का मतलब ऑर्डर है। अगर n की वैल्यू 0 है तो इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, KT इक्वल टू दिस। सिंपल मैथ्स और कुछ नहीं है, क्लास 7 का मैथ्स समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये A इनवर्स ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, A0 इनवर्स ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास K और T के दोनों सेम है, ये भी सेम है, तीनों सेम है, 1 2 3 सारी सेम है। क्योंकि बाहर माइनस था तो इसलिए रिवर्स हो गया, ये जो वैल्यू है इधर चलेगी, ठीक है ना। आर यू श्योर। तो ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। क्लियर, श्योर। फिर अगर इसको ग्राफिकली चेक करेंगे आप, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में लगा दीजिए इस ग्राफ को, ठीक है ना। चेक कीजिए, तो कितना है यहाँ पे, ये y mx प्लस c, ये लीनियर इक्वेशन आएगी। तो m की वैल्यू क्या है, -k के इक्वल है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू इक्वल टू -k के इक्वल है। t क्या है आपके, x यहाँ पर क्या है, t टाइम, ये x कंसर्न, ये इंटरसेप्ट है A0, तो ये A0 इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये A0 इंटरसेप्ट है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो A0 है, तो इट इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। तो आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, टाइम रखते जाइए, K के लिए आपको पता ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता ही है,
यू कैन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, ठीक है ना, किसी भी टाइम पर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं, ठीक है। आर यू श्योर अबाउट दैट? इसको ध्यान से नोट कर लीजिए ज़ीरो ऑर्डर को। अभी हम सेकेंड ऑर्डर करते हैं। आर यू श्योर? देखिए ये आपने समझ लिया है के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए नॉट माइनस ए बाय के। तो ये हमने अभी अभी एक्सप्रेशन सीखा है थोड़ी देर पहले। अब क्या होता है, एक वैल्यू और होती है दैट इज कॉल्ड टी हाफ। टी हाफ क्या होती है? टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट to become exactly 1/2 of the initial concentration। टी हाफ पे क्या होता है, जो ए की वैल्यू है वो ए नॉट बाय 2 हो जाती है। दोबारा समझिए, इट इज अ टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू बिकम एग्जैक्टली 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन था हमारे पास 0.7 मोल पर लीटर, तो टी हाफ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7 बाय 2 कितना देगा 0.35 मोल पर लीटर। तो हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। टी हाफ को क्या बोलते हैं हम? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आपसे कोई पूछेगा भाई हाफ लाइफ क्या है, तो ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन है, ठीक है ना। हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू बिकम एग्जैक्टली 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अपनी कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट 1/2 होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम? टी हाफ। क्या बोलते हैं उसको? टी हाफ, ठीक है। अब चेक कीजिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा। जीरो ऑर्डर के लिए जो टी है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहले आप टी के लिए चेक कर लीजिए। तो टी की वैल्यू है यहाँ पे ए नॉट माइनस ए बाय के। तो टी हाफ कितना हो जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 के। तो क्या आंसर आ जाएगा ए नॉट बाय 2 के। तो क्या आ जाएगा ए नॉट बाय 2 के। तो जो टी हाफ है वो क्या हो गया, वो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। इसका मतलब है जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में, जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, जब एन की वैल्यू ज़ीरो है, उस केस में अगर आप टी हाफ को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, टी हाफ भी इंक्रीज करेगा लीनियरली। चेक कर लीजिए ए नॉट बाय 2 के है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। 1/2 के क्या है यहाँ पर, स्लोप है। क्या यहाँ पर बेटे क्या है, स्लोप। आर यू श्योर अबाउट इट? 1/2 के स्लोप है इस लाइन का। तो टी हाफ वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। श्योर अबाउट दैट? कौन से ऑर्डर के लिए आंसर आ रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? तो जीरो ऑर्डर पे ये वैल्यू आप याद रखिए, प्लीज नोट डाउन दैट। ठीक है जी। अब देखिए फॉर nth ऑर्डर टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, हाफ लाइफ क्या होगी, क्या होगी यहाँ पे हाफ लाइफ क्या होगी, ठीक है, nth ऑर्डर के लिए। तो क्या आ जाएगा के, तो
टी हाफ पे क्या होता है, ए के लिए क्या हो जाती है ए नॉट बाय 2, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगा के टी हाफ इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 ए नॉट बाय 2 n माइनस 1 माइनस ए नॉट बाय n माइनस 1। तो आंसर आ गया के टी हाफ n माइनस 1 या 2 पावर n माइनस 1 बाय ए नॉट माइनस 1। जब आपने यहाँ पर अब ए की वैल्यू क्या है ए नॉट बाय 2 इक्वल है, ये ए की वैल्यू ए नॉट बाय 2 आप यहाँ पर पुट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ए नॉट बाय 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि पावर है, 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 1 आ गया। अब देखिए दोनों में डिनोमीटर सेम है, दोनों में डिनोमीटर सेम है, तो क्या आएगा हमारे पास डिनोमीटर की वैल्यू सेम आ जाएगी ए नॉट n माइनस 1 टू n माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के टी पावर हाफ। देखिए सारी वैल्यूज कांस्टेंट है एक्सेप्ट दिस के, तो एक जनरल कांस्टेंट हो जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट n माइनस 1, या फिर क्या आ जाएगा टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर चला जाएगा ए नॉट 1 माइनस n, जब ऊपर जाएगा पावर उल्टी हो जाएगी। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वो होगी ये क्या है ए नॉट कंसंट्रेशन है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n। क्लियर आपको, यहाँ पर n क्या है ऑर्डर, क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है। आर यू श्योर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको भी ध्यान से। आर यू श्योर अबाउट दैट, चेक कीजिए, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है, आप देखते रहिए ध्यान से। तो जो टी हाफ है ये क्या आ गया कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n के इक्वल। तो जब n की वैल्यू 0 है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, अभी n के लिए 0 कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया टी हाफ 0 ऑर्डर में क्या होगा हाफ लाइफ विल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, लेकिन मान लीजिए n की वैल्यू 2 है, ऑर्डर 2 है, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या हो गया इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टी हाफ डिक्रीजेस, वो भी एक्सपोनेंशियली, क्या है ये एक्सपोनेंशियली। तो 0 ऑर्डर में टी हाफ क्या आएगा, तो टी हाफ की जो वैल्यू है विल बी लाइक दैट फॉर 0 ऑर्डर, और यहाँ पे देखिए क्या होगा टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, तो आंसर ही ऐसा आएगा। क्लियर आपको ये बात, तो ये सिंपल बात है, ये आपको समझनी है। क्लियर, श्योर अबाउट दैट। देखिए ये देखिए चेक कीजिए आप, ये जो है nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन आपको याद है, और मैंने आपको बोल दिया है ये n इक्वल टू 1 के लिए नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है नहीं। तो अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो क्या करेंगे इसको, क्यों एप्लीकेबल नहीं हुई, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 बाय 0 डिफाइंड नहीं होगा, तो हम इसको करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम अलग से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या है, अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। दोबारा समझिए क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो हमने जैसे पहले सीखा था कि आप मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है जो ए है ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट कर रहा है,
तो अगर टी की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन ये 0 है। जब टी की वैल्यू टी है तो इसकी कंसंट्रेशन ए टी है। प्रोडक्ट ए नॉट है 0 पे, और फिर आफ्टर टाइम टी कितना है, ए नॉट माइनस ए टी है। क्लियर आपको ये बात? अब जो रेट है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। लिख लीजिए आप, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर n को क्या लिखेंगे आप, n को 1 लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर 1 है। तो के ए हो गया, तो आंसर आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। श्योर अबाउट दैट? तो ए नीचे आ जाएगा, डी टी ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के टी। तो आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या आंसर आ गया, दिस। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मैथ्स का रूल है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो तो ए का डेरिवेटिव क्या होता है, डी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग ए। रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय फंक्शन लिखा हो तो लॉग फंक्शन है। ये रूल है, सबने पढ़ा होगा, मैथ्स में रूल है, इंटीग्रेशन का रूल है। और ये हो जाएगा के टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, प्लस क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर आपको ये बात? तो अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अब हमारे पास 1 इक्वेशन आ गई। ठीक है, आर यू श्योर? अब आप क्या करेंगे, एट टाइम टी इक्वल टू 0, जब टाइम टी इक्वल टू 0 होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट की इक्वल होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस लॉग ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट, आंसर आ गया माइनस लॉग नेचुरल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे आप, पुट 2 in 1, आप 2 की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले 1 लिख लेते हैं हम, के टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। नाउ इंटीग्रल कांस्टेंट की जगह आप इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू लगा देंगे, क्या हो जाएगी, माइनस लॉग ए नॉट। उस साइड चलेगा, क्या आंसर आएगा, लॉग नेचुरल ए नॉट माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी। तो क्या हो गया, लॉग ए नॉट माइनस ए या के टी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई ए लिखें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉग नेचुरल को आप टेबल लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए, बेस पावर 10 में बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 पॉइंट। ठीक है जी, क्या करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। तो अब ये के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ टी नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2.303 टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, या फिर क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, बात एक ही है, फिर आपने के और टी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे लेके चले हैं, इक्वल टू टी तो ये देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर किसी भी टाइम पीरियड पे क्या करेंगे, आप बाय यूजिंग एंटी लॉग आप निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन टू यू। या फिर एक तरीका और भी है, ये लॉग नेचुरल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप दोबारा से यहाँ पे लिखिए। ठीक है, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
गया। अब ये क्योंकि बाहर -1 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये लॉग की वैल्यू इन्वर्स में चली जाएगी, तो आंसर आ जाएगा लॉग a/a0 इक्वल टू -kt। अब दोनों साइड पे आप एक्सपोनेंशियल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक्सपोनेंशियल। तो लॉग और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? a/a0 e माइनस kt। तो ए के लिए कितनी आ गई? तो आप टाइम पुट करके किसी भी टाइम पर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आप निकाल देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? श्योर अबाउट दैट? तो साफ से मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो ये डिक्रीजिंग हाइपरबोलिक इक्वेशन आ गई आपके पास, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। क्या? और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, इक्वेशन से मालूम पड़ रहा है साफ साफ। या फिर हमारे पास t किसके इक्वल है? 2.303 के लॉग a0/a। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। आर यू श्योर? पिछली इक्वेशन चेक कर लीजिए आप, देखिए ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है, क्योंकि हमने 2 पॉइंट कर दिए यहाँ पे, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे सॉल्व कर दिया, दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा बट मीनिंग सेम है दोनों का। क्लियर आपको ये बात? श्योर? तो अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए इसको ध्यान से। ऐसे ही आप पिछली इक्वेशन को ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के 2 इक्वेशन आ गए, a इक्वल टू a0 e माइनस kt। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या आया कि t इज इक्वल टू 2.303 के लॉग a0/at। ठीक है ना? तो आप चाहे इसको इस्तेमाल करें चाहे इसको इस्तेमाल करें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है? अब इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, तो मेरा प्रोडक्ट है a0 माइनस a। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए a0 माइनस a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? a0 e माइनस kt। तो आप a0 कौन बाहर निकाल लीजिए, 1 माइनस e kt आ जाएगा यहाँ से। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t? दिस इज श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है? क्लियर आपको ये बात? हो गया ये चीज। अब इसको आप दोबारा एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या होगी? देखिए कि t की वैल्यू है यहाँ पे 2.303 t के लॉग a0/a, तो है kt/2.303 लॉग a0 माइनस लॉग a। ठीक है? तो इसको इधर ले जाइए तो आंसर क्या आ जाएगा? तो इसको दोबारा से लिखने पर क्या हो जाएगा? लॉग a इज इक्वल टू माइनस k3.0t प्लस लॉग a0। तो इसका मतलब क्या होगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए आप चेक कीजिए ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँगा किसको? लॉग ए को वर्सेस टाइम के, तो वो नेगेटिव स्लोप में आएगा। चेक कर लीजिए, -k/8 क्या है इसमें? स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? -k/2.303 लॉग a0। ये a0 की वैल्यू। श्योर अबाउट दैट? तो दोबारा समझ लीजिए आप यहाँ पे, ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास लॉग a है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होनी चाहिए। ठीक है नहीं? क्लियर?
श्योर। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास t की वैल्यू है 2.303 log a नॉट बाय ए के, तो t हाफ क्या है एट t हाफ, तो आप बोलेंगे सर a इक्वल टू a नॉट बाय 2 है, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, t हाफ इक्वल टू 2.303 के log a नॉट बाय 2। ये log 2 आ गया। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, सबको मालूम है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। क्लियर। log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 3010। पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुट करने के बाद जब आप 303 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 0.693 बाई के। तो दोबारा से चेक कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर t हाफ की जो वैल्यू है मैं 3 बार लिखूँगा, एक बार लिख दी है, ये देखिए तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। मैंने देखो एक्सप्रेशन को 3 बार लिखा है ताकि आपको याद रहे। कारण क्या है आप चेक कर लीजिए, टी हाफ के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है, जो टी हाफ है क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है नहीं। क्लियर आपको ये बात, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ की जो वैल्यू आएगी इसमें क्या होगा, टी हाफ की जो वैल्यू आएगी आपके पास वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी वो, कांस्टेंट। तो टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये 3 ग्राफ आपके पास आ गए हैं। जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज करेगा जब ऑर्डर 0 होगा। जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा अगर n1 है। और थर्ड केस में क्या पढ़ा था आपने, जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करेगा अगर n की वैल्यू 2 है। तो ये आपको तीनों ग्राफ अच्छे ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है नहीं। आर यू श्योर अबाउट दैट, वेरी मच श्योर। अब आपको एज अ स्टूडेंट ये 4 इक्वेशन अच्छे ढंग से आने चाहिए, ठीक है, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। इनके डेरिवेशन को आप दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नंबर 1, आपको nth ऑर्डर का डेरिवेशन आना चाहिए जब n इक्वल टू 1 पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि n 1 रखते ही ये 0.0 आ जाएगा। फिर 0 ऑर्डर की इक्वेशन कैसे आती है, के टी, आप n को 0 रखिए, ये वैल्यू निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर में ये इक्वेशन कैसे आई है आपको सिखाया गया है, ये याद रखिए, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो ऑल एक्सप्रेशन मैंने आपको सिखा दिए हैं। ये जो लास्ट पेज आपके सामने नजर आ रहा है आपको आज की क्लास का, ये आपको अच्छे ढंग से मेमोराइज होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट, ध्यान से चेक कर लीजिए पॉइंट बाय पॉइंट को, ठीक है नहीं, श्योर अबाउट दैट, ओके, नाइस।